औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का प्रोबेबिलिटी के ऊपर। हम सारी वो बातें करेंगे जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक हैं और प्रोबेबिलिटी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो कि एमसीक्यूज एग्जाम एज वेल एज आपका कोई भी किसी इस किस्म का एग्जाम है क्विक तैयारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है इससे प्रीवियस जो 3 चैप्टर हैं काइंडली अगर आप उनको भी देख लें ताकि आपकी बेस अच्छी बने। लेकिन आपकी पहले से अगर प्रीवियस बेस अच्छा है बेसिक चीज़ों के ऊपर चूँकि तो फिर आप प्रोबेबिलिटी पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज ये कि कोशिश किया करेंगे चीज़ों को, वैसे ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, अगर प्रीवियस टॉपिक भी तैयार है तो फिर भी आप प्रोबेबिलिटी में मूव तो हो जाते हैं। आज के इस लेक्चर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट होता क्या है और एक तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम आज देखेंगे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बाद आउटकम क्या होती है, सिंपल स्पेस क्या होती है, टी डायग्राम क्या होती है एंड द काउंटिंग रूल्स, इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स एंड कंपाउंड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डेफिनिशंस, और उसके बाद मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री इवेंट है, मल्टीप्लिकेटिव रूल एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ इवेंट, एडिशन रूल्स फॉर द यूनियन ऑफ अ इवेंट बाइज थ्योरम, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, यूजिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। तो ये सारा का सारा जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आ रहा है। अब हम चलते हैं और इस चैप्टर को देखेंगे कि आज के इस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज एनी ऑपरेशन और प्रोसीजर हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। यानी कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन है या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो आउटकम आती है उनके बारे में हम पहले प्रिडिक्ट नहीं करते। यानी कि एक खास तरतीब के साथ हमें ये पता होता है कि आउटकम क्या आएगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि यानी कि ये आएगी। मतलब आपके पास है कि ये पास होगा या फेल होगा, हमें ये तो पता होगा कि बंदा पास या फेल हो रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता होगा फेल होगा या पास होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। यहाँ पे तो पॉसिबल आउटकम जितनी होती है उनको सैंपल स्पेस कहते हैं ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा। तजर्बा ये होता है कि जैसे मैं एक डाई को रोल करता हूँ, अब डाई को जो मैंने रोल किया तो अब मेरा क्या जवाब आएगा मुझे नहीं पता, ये एक एक्सपेरिमेंट है। और जो पॉसिबल आंसर हैं, पॉसिबल आंसर कहते हैं कि ये है पॉसिबल आउटकम। यानी कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया लेकिन हमने कहा कि इसके 6 आंसर आ सकते हैं, 1 डॉट आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी डाट आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के अंदर वो 6 चीजें आ गई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपने सिक्का उछालना है। अब आप सिक्का उछालेंगे तो आपकी आउटकम क्या आएगी, तो आप कहेंगे जी हेड भी आ सकती है और टेल भी। अब ये जो हेड और टेल है ये सिंपल स्पेस है, और एक्सपेरिमेंट क्या है, जब आप फेंकेंगे जो जवाब आएगा वो आपका एक्सपेरिमेंट में जाएगा। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट और चीज़ है, सिंपल स्पेस हाउस है, और सिंपल स्पेस पहले से हमें अंदाजा होता है कि क्या उनकी टोटल जो आउटकम होती है उसको लिखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे हमें दिया गया कि ट्री डायग्राम क्या होती है एंड द काउंटिंग रूल्स क्या होते हैं। ट्री डायग्राम जो होती है, इन अ ट्री डायग्राम ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स कॉल्ड ट्री। अब इसको समझिएगा कि ट्री डायग्राम यहाँ पे क्या ढूंढ रही होती है, काउंटिंग रूल्स क्या होते हैं, इनको आपने समझना है। ट्री डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर हमें डायग्राम ये देखें, ये एक डायग्राम दी गई है। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपके पास चांस है हेड और टेल के। फर्स्ट टास्क किया आपने तो हेड या टेल में से कुछ आया। सेकंड टास्क में आपके पास जो है वो क्या, हेड टेल, यानी जो टेल आई है वो भी आगे हेड टेल हो सकती है, और आउटकम जो है आपकी आ गई हेड और फिर हेड टेल हेड और टेल। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कॉइन दिया होगा तो आपके पास हेड और टेल आएगा, और 2 कॉइन होंगे तो ये होगा। अब ये कि एक ट्री की शेप बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इसको नाम हमने दे दिया है ट्री डायग्राम। एंड द काउंटिंग रूल भी इसमें आ जाता है। हमारे पास क्या रूल है इसमें, नीचे आके देखें तो ये आपको एक फिगर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करने लगे इवेंट क्या चीज़ होती है। इवेंट की बात करते हैं, सिंपल इवेंट क्या होता है और कंपाउंड इवेंट क्या होती है, बात सुने। इवेंट जो होता है, यानी इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सिंपल स्पेस consisting of at least one outcome from the simple space
If the event consists of exactly one outcome, it is called the simple event. If an event consisting of more than one outcome is called compound event. ये बड़ी खास बात होती है, आपको इसमें डिफरेंस पता हो कि आपको कहा जाता है कि इवेंट होता है और एक सिंपल इवेंट है और एक कंपाउंड इवेंट है, तो क्या इनमें डिफरेंस कहते हैं? इवेंट जो होता है एक सिंपल स्पेस होती है, सिंपल स्पेस में टोटल जितनी आउटकम होती है उनको हम कहते हैं सिंपल स्पेस। और इवेंट क्या होता है? उस सिंपल स्पेस में से कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं तो उसको इवेंट कहा जाता है। याद रखें कि सिंपल स्पेस का सबसेट बजाते खुद भी इवेंट हो सकता है, मतलब आपके इवेंट के अंदर आपके स्पेस में हेड और टेल मौजूद है तो उसका जो इवेंट होगा वो हेड और टेल भी हो सकता है, यानी कि ऑल जो सबसेट होते हैं वो उसके इवेंट में आते हैं, सिवाय इसके एम्प्टी के। अब दो तरह के इवेंट होते हैं, एक को हम सिंपल इवेंट कहते हैं और एक को कंपाउंड इवेंट कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये आ जाए कि ऐसा इवेंट, द इवेंट कंसिस्ट एग्जैक्टली वन आउटकम, जिसमें सिर्फ एक आउटकम हो, उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं, और एक से ज्यादा अगर आउटकम हो तो उसे कंपाउंड इवेंट कहा जाता है। यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है, दो फिगर दिखाई गई हैं, एक में ए है एक में बी है। ए जो है वो सिंपल इवेंट को शो कर रही है और बी जो है वो कंपाउंड इवेंट को शो कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कुछ अहम पॉइंट डिस्कस करेंगे और एग्जाम में आपसे क्या क्या प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सिंपल स्पेस इवेंट का जानना जरूरी होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल स्पेस और इवेंट जो है वो बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी को उर्दू में इम्कान कहा जाता है और प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ अ अक्यूरेंस ऑफ सम इवेंट, यानी कि किसी के इवेंट की कितनी एक्यूरेंस होगी उसको ये बताती है। देयर आर सेवरल डिफरेंट definition of probability. Three definitions are discussed in the next section. The particular definition that is utilized depend upon the nature of the event under consideration. However, all the definitions satisfy the following two specific properties and obey the rule of probability and develop later in this chapter. यानी कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत सारी दी है। यहाँ पे ऑथर कहता है कि बुक के आगे जाके हम 3 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अब शायद इसमें डिस्कस करूँगा या नहीं। मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि आप सीख जाएं कि प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है और होती क्या है। बेसिकली जो है यहाँ से एक डेफिनेशन ये देख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल पी ऑफ ई, यानी कि हमेशा याद रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को पी ऑफ ई से लिखा जाता है, एंड द सिंबल इज रीड एज पी ऑफ ई एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। द रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, इसमें ऐसे इसको डिनोट किया जाता है 0 और 1, यानी हमेशा याद रखें प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या 0 और 1 के दरमियान में से 0.1, 0.5, 0.6, 0.9 इस तरह से कोई वैल्यू आती है। कोई बंदा आपसे कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 10 आ गई, 2 आ गई, 5, तो वो गलत बता रहा होगा आपको, तो आपको ये डोमेन जो है इसकी याद रखनी है, डोमेन नहीं बल्कि रेंज है इसकी। The sum of the probabilities of all the simple events for an experiment must equal 0. That is, if E1, E2 these are the simple event experiment, then यानी कि एक तो ये बात आपने याद रखना है कि the sum probabilities of all simple event of an experiment must be equal to 1, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, यानी कि जितने इवेंट के उनकी प्रोबेबिलिटी को सम करें तो 1 आता है। यानी उसकी मैं मिसाल दूं आपको, तो आपको एक सिक्का दिया गया है, उसके 6 रूप है। अब उनके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आपको दी होगी हर एंड की, उनको अलग-अलग कैलकुलेट करके सम करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद जो है हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जैसे इसने एग्जांपल दी है 1 दी हुई है, इसके ऊपर हम कहीं आगे एग्जांपल मिली तो ज़रूर देखेंगे। उसके बाद है क्लासिकल, यहाँ पे आपने देखना है क्लासिकल मतलब पुरानी, और फिर यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये 3 बातें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज टू appropriate when all outcome of the experiment are equilikely। अब equilikely का जो equilikely का मतलब होता है कि इवेंट्स जो होते हैं, जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो जो आउटकम आती है वो भी आ सकती है और टेल भी, और दोनों के आने के चांस 50% है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी जो बेसिकली वहाँ यूज होती है जहाँ इक्विलिटी जो है चांस होते हैं चीज़ों के आने। फॉर एन एक्सपेरिमेंट काउंटिंग एन आउटकम देन द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको क्लासिकल डेफिनेशन कहा जाता है असाइनिंग द 1/n टू ईच इनकम ऑफ द सम इवेंट ऑफ एन इवेंट ई इज द कंसिस्टिंग ऑफ k आउटकम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाई। तो याद रखिएगा k जो है ना उसके अगर आउट पॉइंट है तो डिवाइड बाय n है। इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं अगर मजीद बता दूं तो आपको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए
जो कि लिख नहीं रहा है मेरे पास। तो आपके पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, के ओवर एन। के क्या चीज़ है यहाँ पे आपको ये पता हो, और एन क्या चीज़ होती है। एन जो होती है वो टोटल आउटकम होती है, और के जो होता है वो आपका इवेंट के अंदर तादाद होती है। अब इवेंट की जैसे को एक दे दिया जाता है, ताश की पत्तियां दी जाती हैं, आप कार्ड खेल रहे हैं, कार्ड में से आपको कहा जाता है 11 कार्ड निकाल लो और प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप क्या करेंगे, 11 डिवाइड बाई 52 कर देंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 52 कार्ड हैं और 11। इस तरीके से आपको कहा जाता है कि हेड ले लो और सिंपल स्पेस निकालो खाली एक। तो हमें पता है टोटल उसकी एक सिक्के की, एक सिंगल सिक्के की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, तो वो आपने यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट जो है यहाँ पे दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ओवर एन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, क्या चीज़ हमें दी गई है ओप पॉइंट से, जो कि मुझे नज़र तो नहीं आई है हेडिंग में, जो कि मुझे डिस्कस करने ज़रूरी थे, टॉप पे हमने पढ़े थे, वो मैं दोबारा से देख लेता हूँ। एक तो है क्लासिकल डेफिनेशन, फिर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये चूँकि मैं कोशिश करता हूँ ये पॉइंट मुझे अगर जल्दी से नज़र आ जाए तो मैं इनको डिस्कस कर लूँ, चूँकि एग्जाम्पल में तो ये नहीं होंगे, ये एग्जाम्पल्स में यहाँ से देखें। The classical definition of the probability is not always appropriate to in computing probability of the events. If a coin is bent, heads and tail are not equally likely outcome. If the die has been loaded, और फिर उसके बाद each of the 6 sides does not be probability occur in this. For the experiment having equilikely outcome, the relative frequency definition and probability is appropriate. The relative frequency definition of the probability state that if a experiment is performed n time and if the event E occur f time, then the probability of an event f is given by। तो यहाँ ये दूसरी डेफिनेशन दी गई है, यानी कि वो बंदा कह रहा है कि इक्विलाइकली इवेंट बाद दफ़ा नहीं होते। जैसे आपने सिक्के को टास की, तो क्लासिकल डेफिनेशन अगर वो या टेल के बजाय सीधा कहीं खड़ा हो जाए, यानी कि उसको जो है ना वो ना हेड है ना टेल है, स्पेस में खड़ा हो जाए, तो ये फिर वो जो चक्कर बनेगा, जैसे आप अगर चांद ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो सिक्का उछलेगा तो वो खड़ा हो सकता है। अब वो जो सिक्का खड़ा हुआ है वहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी लगा, तो इसने यहाँ बताया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो वाली डेफिनेशन आप लगाएंगे इसके ऊपर। डेफिनेशन क्या होती है कि आपको एफ ओवर एन होती है। हमने पढ़ा था कि यानी ऊपर आती है, तो जो एफ है इसको कहा जाता है इवेंट ई अक्कर एफ टाइम। अब जो इवेंट ई है वो एफ टाइम अक्कर हुआ है। अच्छा, उसके बाद देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो आपके पास एफ आ जाएगी। अब पीछे जो है वो भी ऊपर जो था वो इवेंट ही था और नीचे एन था। यहाँ पे इवेंट में कोई कमी आ सकती है, आपके पास कमी में कोई ऐसा टाइम भी आ सकता है कि इवेंट आपका उस तरह ना आए। ये इसकी है। अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन थी जो मुझे नज़र तो नहीं आई है। उसके बाद है यहाँ पे दिया गया है आपको मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे टेबल 4.2 क्लासीफाई 500 मेंबर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द माइनॉरिटी स्टेटस एज वेल एज द promotion status during the past year. 100 of the individuals were classified by the minority and 70 were promoted during the past year. The probability that are randomly selected individually from the police department in a minority is 100 by 500 is 0.1. And the probability that are randomly selected person were promoted during the past year is this one. Obtained by the dividing each of the entries by 4.2. यहाँ पे कौन सा टेबल है जिसमें वो दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखें तो नंबर है 50 जिनको हमने क्या किया, प्रमोट नहीं किया। 50 हैं जिन्हें प्रमोट करना है। अब 80 हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं और 20 हैं जिनको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। टोटल 470 और कुछ इस तरह का टेबल दिया गया है। यहाँ पे आई डोंट नो कि वो हमें समझाना क्या चाहता है। निकाल तो प्रोबेबिलिटी उसी वे से रहा है जैसे कि हमें प्रीवियस बताई गई है। यहाँ पे एक ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। द फार्मूला फॉर अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन बाय द इवेंट बी इज known as occurred some experiment represented by P of A or B, and it is the ratio of joint probability of A and B divided by this one.
द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आप कहते हैं तो ये होती है A डिवाइड B, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसी तरीके से ये जो होता है तो नीचे होता है, यानी B नीचे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हमेशा इसको हम नीचे ही लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। अच्छा, यहाँ पे आप सवाल पैदा होता है कि पहले हम प्रोबेबिलिटी A और B की निकालेंगे। ये आप एग्जांपल से यहाँ पे इसको देख लें कि जैसे कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B दी हुई है 4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दी हुई है, इसको हल किया तो जो रेशियो जो आंसर आया है, ये जो रिजल्ट है इसका हम एक स्पेशल नाम रख लेते हैं, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। नीचे जाके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे आर इवेंट डू नॉट हैव एनी आउटकम इन द कॉमन। यानी कि आपको को पूछे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए कितने कम होनी जरूरी है, तो आप कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा। एक इसलिए नहीं हो सकती कि एक इवेंट जो होता है वो किसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास क्या है कि आपकी प्लेट में 3 चीजें पड़ी हुई हैं और दूसरे बंदे की प्लेट में भी 3 चीजें पड़ी हुई हैं। अगर तीनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ A B जो होती है वो उनकी 0 होती है। यहाँ पे नीचे जाके तो हम इसके मजीद इसके ऊपर उसके बाद है यहाँ पे क्या है डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस इवेंट्स क्या होते हैं। ये आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इफ द नॉलेज ऑफ द सम इवेंट B हैज अकर्ड influence for probability of the occurrence for another event then A and B are said to be dependent event। A और B को हम क्या कहते हैं? dependent event। if knowing that the event B has occurred does not affect the probability of the occurrence of the event A, then A and B are said to be independent event and two events are independent if the following equation is satisfied, अदरवाइज द इवेंट आर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे है 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। यानी कि आपके पास है AB इक्वल टू P ऑफ A, तो ये जो है ना कंडीशन होती है अगर 2 इवेंट आपस में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो अदरवाइज जो अगर डिपेंडेंट हो तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है? टू एवरी इवेंट A देयर आर क्रॉसबाउंडिंग अनदर AC कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड कंसिस्टिंग ऑल ऑफ द अदर आउटकम द सिंपल स्पेस है। तो आपको अगर इवेंट की समझ हो तो यानी कि यहाँ पे लिखा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट हमेशा ये इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी को शो करता है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास दिया हुआ है इवेंट 2 3 डाई को रोल किया आपने, तो उसमें 1 से 6 तक है, 2 3 आपको दिया हुआ है। इसका मतलब है जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फिर 2 3 को छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे। अब दोनों की सेपरेटली हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सम अप करेंगे 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉर द यहाँ मल्टीप्लिसिटी रूल दिए हुए हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट A एंड B कंसिस्ट ऑल दीज आउटकम विच आर कॉमन ऑन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन होंगी A एंड B। द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 इवेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, इनको हम इस तरह शो करते हैं और इनके इवेंट में आपको पता है। तो आपको अगर ये आ जाए यहाँ पे ये दिया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट इज गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल्स। द मल्टीप्लिकेशन रूल इज obtained फ्रॉम द फार्मूला ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी एंड गिवन बाय द फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B A। यहाँ पे जो है ना, यानी कि आपसे को पूछता है व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, ये आपके पास ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसी तरीके से यहाँ पे हमें दिया गया है कि इफ इवेंट A और इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इन दैट केस अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे तो ऊपर वाला केस अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है द एडिशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी A B वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। नीचे जो दिया गया है
नेक्स्ट अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो फिर ये होगा आर में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखी जाती है। ऊपर वाले फार्मूले को और इसको आपको कंबाइन करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बायस थ्योरम दिया हुआ है। बायस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल दी गई है। मैं इसको भी यहाँ पे इस थ्योरम को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, चूँकि मुझे शायद इसके ऊपर स्टेप्स हैं इसकी कुछ जो कि इजी है, नॉट टू डिफ़िकल्ट। आप इसको देख सकते हैं। रोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपने स्टैट्स में पढ़ा है NCR और NPR। NCR बेसिकली कॉम्बिनेशन को शो करता है और ये होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बेसिक उसका फार्मूला होता है और इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये NCR का फार्मूला है। और इसके अलावा जो है देयर आर सम ऑब्टेन वी लिस्टेड द प्रोबेबिलिटी अबव व्हेन द नंबर ऑफ आइटम 4 or 5 आर डिफिकल्ट इंश्योर ऑल द पॉसिबल द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स पिकर। और इसके अलावा जो है NPR का जो है ये फार्मूला है, इसको अच्छे से समझ लें, चूँकि इसको समझेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द आइटम इज इम्पॉर्टेंट विद द इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ द परमुटेशन possibly when scaling n term from n the number of permutation possible when selecting a n object from n represented by this one। यानी कि ये कहा जाता है कि आपने जो तरतीब है आपकी, जैसे ABC को आपने लिखना है तो ABC को ABC लिखें या BAC लिखें, कॉम्बिनेशन कहता है एक ही बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी n जिसको हम कहते हैं परमुटेशन, वो कहता है एक बात नहीं है। ABC जो है और चीज़ है, B और चीज़ है। यानी कि परमुटेशन के अंदर तरतीब आती है, मतलब चेंज, चीज़ों को चेंज करने से वो अलग चीज़ बन जाती है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसको याद रखने का तरीका ये होता है कि कॉम्बिनेशन छोटा होता है। छोटा मीन कि ABC को वो 1 पढ़ता है और वही चीज़ ABC को 6 पढ़ने लगता है। क्या चीज़? जब आप इसको कहते हैं परमुटेशन में, तो क्योंकि इसके फार्मूले में नीचे सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा होता है और कॉम्बिनेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। आप उसका फार्मूला देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 चीज़ें हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे है यूजिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम, कि इस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। हमें अगर कोई वैल्यूज़ दी हो तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन को। ओवरऑल जो है आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि समरी के तौर पे हमने ली हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम बाकी पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ चैप्टर को। इस चैप्टर में देखें, आपसे पूछा है कोई एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट वो प्रोसीजर होता है जिसमें हमें आउटकम का पता नहीं होता क्या आएगी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है। आउटकम क्या होती है? आउटकम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज़ आती है हमारे पास, उसको आउटकम कहा जाता है। और सिंपल स्पेस क्या होती है? यानी कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही हमें पता होता है कि क्या क्या आउटकम आ सकती है। एक्यूरेट तो नहीं बताता, कुछ भी आ सकती है। उन सब कलेक्शन को, पॉसिबल कलेक्शन को सिंपल स्पेस कहा जाता है। उसके बाद है ट्री डायग्राम। क्या चीज़ होती है? ट्री डायग्राम जो होती है ये सिंपल स्पेस और इसको लिखने के लिए इसमें इस्तेमाल होती है। काउंटिंग रूल भी उसमें आता है। इवेंट क्या चीज़ होती है? इवेंट जो होता है, जो हमें सिंपल स्पेस दी होती है, सिंपल स्पेस का जो एक पार्ट कोई ले लें तो उसको इवेंट कहा जाता है। अब सिंपल इवेंट क्या होता है? एक होता है इवेंट और एक होता है सिंपल इवेंट, वो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और कंपाउंड इवेंट वो जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल स्पेस के एलिमेंट लिए होंगे हमने। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक रूल है जिससे हम ये निकालते हैं कि किसी चीज़ के होने के कितने चांस की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। यानी कि अगर जवाब 1 आ जाए तो इसका मतलब है वो चीज़ 100% होती है, और अगर जवाब 0.5 आ जाए तो इसका मतलब है 50% चांस हैं, और 0.5 आए तो 75% चांस होते हैं। उसके बाद है क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी। अब क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक हमें ये बताया जाता है कि प्रोबेबिलिटी आती ही आती है, जबकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन के मुताबिक हमें ये बताया जाता है कि बाज़ दफ़ा हेड और टेल आने के बजाय सिक्का खड़ा भी हो सकता है। तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करते हैं? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। उसके बाद है मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और नेक्स्ट वन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो हैं वो इवेंट्स होते हैं जो 2 इवेंट दिए हों जिनका इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आए। और उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? 2 इवेंट हों अगर, तो उनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो मतलब उनके वो एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हों
यानी ए माइनस बी करें, सॉरी हाँ ए माइनस बी कर लें, डिफरेंस निकाल लें उनका, तो उसमें से अगर वो 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आता तो डिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि आपको एक इवेंट दिया हो, फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लें, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, उनका सम करें तो हमेशा 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, कौन कौन से रूल हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट के लिए, एडिशन रूल क्या है, और उसके बाद है बायस थ्योरम क्या है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ गया। परमुटेशन कहाँ यूज होती है, जहाँ तरतीब मेंशन करनी होती है, और कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है। यूजिंग परमुटेशन एंड कंटिन्यू टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम, और किस तरीके से हम फिर इन क्वेश्चनों को हल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें, आप हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। थैंक यू।